हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि पिछले वीक में कौन कौन सी न्यूज रही हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 10, सूडान में चल रहा है खूनी संघर्ष। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री के बीच पिछले 7 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अर्धसैनिक बल को सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF के नाम से जाना जाता है। सेना और RSF के बीच छिड़ी जंग में यहाँ पर आम लोग बुरी तरीके से पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी खार्टूम में है। यहाँ एयर सपोर्ट और स्टेशन सहित तमाम अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। सूडान में 4000 के आसपास भारतीय नागरिक हैं। ज्यादातर भारतीय 4 शहरों यानी ओमडुरमैन, कसाला, गेडारेफ और वाडमदानी में बसे हुए हैं। इनमें से 2 शहरों की दूरी राजधानी खार्टूम से 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो वहीं एक शहर की करीब 200 किलोमीटर है। एक शहर तो राजधानी से ही सटा हुआ है और उसकी खार्टूम से दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। आपको बता दें, सूडान में 2 ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। सूडान में ऐसा क्यों चल रहा है, चलिए उसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। तो सूडान में संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच हो रहा है। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इसके बाद लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे, जिसके बाद सूडान में एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहाँ दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रोल शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति और RSF लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद से RSF और सेना के बीच संघर्ष जारी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था कि जिसके तहत RSF के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल ये था कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन रहेगा। नंबर 9, चीन ने हिंद महासागर में स्थित 19 समुद्री तलों के नाम बदले। उभरते चीन ने अपने विस्तारवादी इरादों का संकेत देते हुए दक्षिण हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तलों के नाम बदल दिए हैं। चीन की तरफ से की गई यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय प्रभाव क्षेत्र में सीधा दखल है। 1 महीने में भारतीय संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की यह चीन की दूसरी हिमाकत है। इससे पहले चीन ने 2 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के भौगोलिक नाम बदल दिए थे, जिसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की थी। चीनी दावों को खारिज कर दिया गया है। इस घटना के एक दिन पहले ही चीन ने दक्षिण हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तल के नाम बदल दिए गए। हिंद महासागर में चीन द्वारा नामित 19 समुद्री तल में से 6 ओमान के तट और अफ्रीकी हॉर्न से दूर जिबूती के चीनी बंदरगाह के करीब है। इसके अलावा मेडागास्कर के पास 4 सीबेड फीचर्स हैं, 8 हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी रिज पर और 1 अंटार्कटिका की ओर गहरे हिंद महासागर में रिज फीचर्स के पूर्व में स्थित है। नंबर 8, ब्रिटिश सरकार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी तौर पर एक युद्धपोत को करेगा तैनात। ब्रिटिश सरकार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी तौर पर एक युद्धपोत को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसे मुख्य रूप से चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाएगा। यह युद्धपोत अपनी तैनाती के दौरान पूरे इंडो पैसिफिक की गश्त करेगा। अभी तक ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोत मिशन के आधार पर ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। वर्तमान में एशिया में ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं। हालांकि इनमें से किसी पर भी स्थायी तौर पर युद्धपोत की तैनाती नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार का मानना है कि पूरी दुनिया की निगाह एशिया पर है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने बताया कि चीन को ताइवान पर हमला करने जैसे कुछ कदम उठाने से रोकने के लिए हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन कम से कम एक टाइप 31 फ्रिगेट तैनात करने की योजना बना रहा है। पिछले 5 दशकों में ब्रिटेन ने कभी भी एशियाई क्षेत्र में स्थायी तौर पर किसी भी वॉरशिप को तैनात नहीं किया है। जापान ने इंडो पैसिफिक मामलों में नाटो की बढ़ती भागीदारी का भी स्वागत किया है। जापान ने कहा है कि इंडो पैसिफिक पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में नाटो को इस इलाके में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना के 2 अधिकारियों को युद्ध सेवा मेडल, 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और 30 को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 58 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से 57 वायुसेना के हैं और 1 नौसेना से हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार राजस्थान निवासी दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सुब्रतो पार्क में वायुसेना सभागार में आयोजित समारोह में कई अधिकारियों और वायु योद्धाओं को युद्ध सेवा पदक और अन्य पुरस्कार दिए। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना के 2 अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक वीरता और 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और 30 को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। कुल 58 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से 57 वायुसेना से हैं और 1 सेना से है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वायुसेना के इतिहास में वीरता पुरस्कार पाने वाली वह वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि सेवा के प्रति समर्पण के लिए वायुसेना से महिलाओं के पहले भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब वायुसेना की किसी महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार मिला है। नंबर 6, यूक्रेन को मिली पैट्रियट
मिसाइल प्रणाली। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की राजनिकोव ने कहा कि उनके देश को सतह से हवा में मार करने वाली अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिल चुका है। यूक्रेन को लंबे समय से इस सिस्टम का इंतजार था और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रणाली से देश को वार के दौरान रूसी हमलों से बचाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने पर सहमति जताई थी। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि पैट्रियट प्रणाली का मिलना रूस के हमलों के खिलाफ मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका की यह अत्याधुनिक मिसाइल विमान, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना साध सकती है। रूस ने यूक्रेन में रिहायशी क्षेत्रों और नागरिक संबंधी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाइट ने कहा कि पैट्रियट प्रणाली की आपूर्ति एक ऐतिहासिक घटना होगी और यूक्रेन अधिक दूरी तक रूसी लक्ष्यों को नष्ट कर सकेगी। राजनिकोव ने पैट्रियट प्रणाली के लिए अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के लोगों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि कितनी प्रणालियां मिली हैं और न ही यह बताया कि इसकी आपूर्ति कब होगी। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका की सबसे सफल और शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1980 में किया गया था। इसका राडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान, 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में बॉम्बर एयरक्राफ्ट, 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल के वारहेड का पता लगाकर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। नंबर 5, रूस ने अपने ही इलाके में गिरा दिया बॉम्ब। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। रूस ने यूक्रेन में कई शहर तबाह कर दिए हैं। अब रूस ने गलती से अपने ही इलाके में एक बॉम्ब गिरा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि एक रूसी एयरक्राफ्ट ने गलती से यूक्रेन के पास ही अपने ही क्षेत्र में एक हथियार दाग दिया है। इससे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इससे कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जबकि कुछ घायल भी हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार गुरुवार देर रात बेलगोरोद में एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि रूसी विमान ने ही अपने इलाके में किया था। बताया जा रहा है कि बेलगोरोद शहर यूक्रेन के बॉर्डर के पास स्थित है। दरअसल ये रूसी फाइटर प्लेन ने गलती से अपने ही इलाके में ब्लास्ट कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन सुखोई 34 बेलगोरोद शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी गलती से प्लेन ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। धमाका इतना भयंकर था कि सड़क पर 20 मीटर यानी कि 65 फीट गहराई का एक गड्ढा हो गया है। नंबर 4, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हो गया एक्सप्लोड। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट गुरुवार को लिफ्ट ऑफ के 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया। ये स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट था। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। स्पेसएक्स ने कहा कि स्टेज सेपरेशन से पहले स्टारशिप ने रैपिड अनशेड्यूल्ड डिसअसेंबली एक्सपीरियंस की थी। एलॉन मस्क की टीम ने इस लॉन्च पर बधाई दी। इससे पहले सोमवार को भी इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च 39 सेकंड पहले ही रोक दिया गया था। रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही बड़ी सफलता है। स्टारशिप के फेल होने के बाद भी स्पेसएक्स हेडक्वार्टर में एम्प्लॉइज खुशी मनाते दिखाई दिए, क्योंकि रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही काफी बड़ी सफलता थी। एलॉन मस्क ने भी स्टारशिप लॉन्च से 2 दिन पहले कहा था कि सफलता शायद मिल सकती है, लेकिन एक्साइटमेंट की गारंटी है। सुपर हैवी बूस्टर पर लगे 33 इंजन इग्नाइट हुए और स्टारशिप धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। लगभग 1 मिनट बाद रॉकेट मैक्सिमम एरोडायनेमिक्स प्रेशर के पीरियड से गुजरा। सुपर हैवी बूस्टर स्टेज पर कई इंजन फेल होने के कारण रॉकेट अनअसेंबल होने लगा। अपर स्टेज स्टारशिप व्हीकल को बूस्टर से अलग होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लिफ्ट ऑफ के 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम ने रॉकेट को नष्ट कर दिया। नंबर 3, ईरान में सीक्रेट ड्रोन बेस में मौजूद है 200 से ज्यादा ड्रोन। ईरान की सेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों से लैस करीब 200 ड्रोन की एक फोटो जारी की है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स होने का भी दावा किया है। इनमें कहा गया है कि ये ड्रोन्स एक खुफिया बेस में रखे गए हैं। हालांकि बेस की लोकेशन कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग में किया जा सकता है। यूक्रेन कई बार आरोप लगा चुका है कि रूसी सैनिक जंग में ईरानी हथियारों से हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता आ रहा है। 19 जुलाई 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंचे थे। ये उनकी 5वीं यात्रा थी। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनेई से भी मुलाकात की। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा कि उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता चला है कि ईरान कई हजार ड्रोन रूस को बेचना चाहता है। इनमें कई हथियार लगे होंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की लड़ाई में किया जा सकता है। 17 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामकाजी ड्रोन से हमला किया था। ये ईरान में बने थे। हमले में इस्तेमाल किए गए कामकाजी ड्रोन का नाम शाहिद 136 था। इस ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है।
यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के मकसद से रूसी सेना ईरानी ड्रोन से हमला कर रही है। इस ईरानी ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। इस ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का निशाना भी अचूक है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरानी ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेनी राडार सिस्टम को भी निशाना बना रहा है। नंबर 2, रूस भारत को सैन्य साजो सामान की डिलीवरी नहीं करेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का असर भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार सौदों पर भी पड़ा है। भारत दशकों से रूस से सैन्य साजो सामान खरीदने वालों में सबसे अव्वल रहा है, लेकिन प्रतिबंधों के चलते रूस ने सैन्य आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। रूस भारत को सैन्य साजो सामान की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। इसकी बड़ी वजह पेमेंट सिस्टम है। दोनों देश अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना भुगतान का नया तरीका खोजने में जुटे हुए हैं। भारत ने पिछले साल रूस से $2 बिलियन से अधिक कीमत के हथियार खरीदे थे, लेकिन ये भुगतान लगभग 1 साल से अटका हुआ है। रूस ने लगभग $10 बिलियन के स्पेयर पार्ट्स के साथ 2 S-400 मिसाइल सिस्टम बैटरियों की डिलीवरी अभी तक नहीं की है, क्योंकि इसका पेमेंट अभी तक अटका हुआ है। भारत अधिकांश सैन्य अधिकार और हार्डवेयर रूस से ही खरीदता है। प्रतिबंधों के चलते महत्वपूर्ण कलपुर्जे और उपकरणों की डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस पाकिस्तान और चीन को रोकने के लिए आवश्यक हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। प्रतिबंधों के कारण भारत अमेरिकी डॉलर में बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, जबकि रूस विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण रुपए में भुगतान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मामला दोनों तरफ एक जैसा ही है। दूसरी तरफ भारत भी रूस के रूबल में सौदा पूरा नहीं करना चाहता है। रूस ने कहा कि भारत सरकार ने रूस के सामने एक प्रस्ताव रखा है। भारत ने रूस से कहा है कि वह हथियारों की बिक्री से मिले रुपए को भारतीय बाजार में निवेश कर सकता है। इससे रूस में रुपयों का ढेर नहीं लगेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की सरकार को यह प्रस्ताव भी आकर्षक नहीं लगा है। नंबर 1, रॉकेट पावर से लैस 1 लाख फीट की ऊंचाई पर चीन का सुपरसोनिक ड्रोन। चीन का नया सुपरसोनिक ड्रोन दुनिया के होश उड़ा देने वाला है। दुनिया के कई देशों के बीच हथियारों की रेस लगी हुई है। ये देश मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमान और ड्रोन तक की रेस में आगे रहना चाहते हैं। अमेरिका की सबसे नई रिपोर्ट में चीन के ऐसे ही खतरनाक इरादे का पता चलता है। अमेरिका से लीक हुई एक सीक्रेट डिफेंस रिपोर्ट में ड्रैगन की सुपरसोनिक ड्रोन वाली साजिश का भी पता चला है। चीन के पास हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। एक जानकारी के अनुसार चीन बेहद ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाले ड्रोन से दुनिया की जासूसी करने वाला है। चीन ऐसे ड्रोन बना रहा है जो दुश्मन के देश के ऊपर आवाज की स्पीड से कम 3 गुना स्पीड से उड़ेंगे। नेशनल जियो स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ है। इस रिपोर्ट में संघाई से करीब 400 किलोमीटर पूर्व की तरफ एक मिलिट्री एयर बेस पर चीन के 2 WZ-8 रॉकेट ऑपरेटेड ड्रोन दिखाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी नई ड्रोन यूनिट बनाई है। यहीं पर चीन के फ्यूचर ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। चीन की इस नई ड्रोन यूनिट की कमान चीनी सेना की ईस्टर्न थिएटर कमांड के पास है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।